हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज लाइफ साइंस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। लाइफ साइंस में जो एडेप्टेशन पैकेज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस तरह का क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, वो सही है और कुछ गलत है। तो इस ऑप्शन में सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें जो सही है उसका ऑप्शन हम यहाँ ए बी सी डी में देखेंगे कि कौन सा इसमें सही है। जो सही होगा वही इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। पहला, मायोपिया में दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में किसी वस्तु की छवि रेटिना के पीछे बनती है और हाइपरमेट्रोपिया में दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपर के लिए दिए गए दृष्टि दोष से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए, हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि हमारे आँखों में दो तरह के दोष होते हैं, ठीक है। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको आपको समझना है। सबसे पहले मायोपिया इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी इसको कहेंगे मायोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब दूर का वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देगा और नज़दीक का वस्तु कम दिखाई देगा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब निकट का वस्तु ठीक से दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन ढूंढने के पहले हम पहले समझेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है। मायोपिया में क्या होता है कि हमारे आँखों का आई बॉल है, मायोपिया में वो बड़ा हो जाता है। अपना जो वास्तविक आकृति है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है हमारा आई बॉल। और आई बॉल बड़ा हो जाने के कारण होता क्या है कि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के सामने बन जाता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारा आँख का जो लेंस है, ये जो हमारा आँख का लेंस है, अगर इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा, इसको हम कहते हैं रेटिना लेयर, ठीक है। अगर रेटिना लेयर पर बनेगा तो हमारा वस्तु का अच्छी तरह से हम प्रतिबिंब देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मायोपिया में हमारा आई बॉल का आकृति बड़ा हो जाने के कारण ये हमारा रेटिना के आगे बन जाता है, यानी रेटिना के सामने बन जाता है, ठीक है। और इसलिए तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अवतल लेंस का एक चश्मा है उसका व्यवहार करते हैं। अच्छा, अवतल लेंस का चश्मा में होता क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वस्तु से, ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको दूर कर देगा। यानी कहने का मतलब ये अवतल लेंस जो होता है ये थोड़ा सा फैला देता है प्रकाश के किरण को। और जब ये प्रकाश के किरण को फैला देता है तो हमारा क्या होता है कि प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर ही जाकर के बनने लग जाता है, ठीक है। अब ये समझाने का मतलब क्या है कि अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आप आंसर इसका बिल्कुल सही लिख पाएंगे। तो यहाँ कहा मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, ये बिल्कुल सही बात बोला, रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि हमारा आँख का जो लेंस है वो थोड़ा सा
आँख का जो आई बॉल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और छोटा हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, रेटिना पर तस्वीर नहीं बन करके रेटिना का पीछे बन जाता है। तो रेटिना का पीछे बन जाता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया वाला जो व्यक्ति होता है, दूर दृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है, वो उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं ताकि ये क्या करे, प्रकाश के किरण को थोड़ा सा मोड़ दे और ये किरण मोड़ करके कहाँ पे ले आए, तो रेटिना के ऊपर ला करके काट दे। तो ये प्रतिबिंब अब यहाँ नहीं बनकर, पीछे नहीं बनकर कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना के ऊपर बन जाएगा। ये रेटिना है, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ये है उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया कि ये कंडीशन जो है ये मायोपिया का कंडीशन है, निकट दृष्टि दोष का है मायोपिया, और ये है हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशन, हाइपरमेट्रोपिया। अब बहुत अच्छी तरह से आप इस ऑप्शन को पढ़िए, तभी समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन में आपको क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहले देखिए, मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, बिल्कुल सही। चलिए इसको सही कर लेते हैं, जो सही है उसको सही कर लेते हैं। सेकंड नंबर में, मायोपिया में दोष को ठीक करने के लिए, यानी मायोपिया दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। देखिए कैसे गलत आंसर हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो फिगर बनवाए थे उस फिगर में आप देखिए मायोपिया अगर हुआ है तो यहाँ पे अवतल लेंस का यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कहा क्या है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मा का व्यवहार किया जाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग बताया है। तो इसको हम काट देते हैं, नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिया में किसी वस्तु की छवि रेटिना के पीछे बनता है। देखिए कितना बढ़िया बात बोला है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उसका जो छवि बनता है, मतलब जो वस्तु देखा जाता है तो उसका जो छवि बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। देखिए बिल्कुल पीछे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पोजीशन है रेटिना के पीछे, ये हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशन है कि नहीं है। तो हाइपरमेट्रोपिया में किसी वस्तु का छवि रेटिना के पीछे बनती है, आपका 3 नंबर सही ऑप्शन है। चौथा नंबर में क्या कहा कि हाइपरमेट्रोपिया में दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन में दिया कि अवतल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बताया है। तो अब आप सही आंसर पर पहुँच गए हैं। कौन कौन सा आंसर सही है आपका? 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। तो अब आपको ऑप्शन ये ढूंढना है कि इसमें 1 और 3 कहाँ है। 1 और 3 देखिए, डी नंबर में आपका मिला है आंसर सही, ये 1 और 3 है, ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ को जब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं तो आपको आंसर देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उस बात को समझिए कि आखिर है क्या, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, फिर उसका आंसर ढूंढिए। रटने से कुछ नहीं होगा। आप इसको ऑप्शन को याद कर लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, तभी आप सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती चाप के लिए सही अनुक्रम निर्धारित करता है? प्रतिवर्ती चाप आपको मालूम होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम में जो चैप्टर है उसमें प्रतिवर्ती चाप आता है। प्रतिवर्ती चाप में हम लोग जानते हैं कि एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर जहाँ जिसको कि संवेदी अंग कहते हैं, वहाँ से संवेदना कहाँ पे जाता है? तो सेंसरी नर्व के द्वारा, यानी संवेदी न्यूरॉन के द्वारा तंत्रिका केंद्र में जाता है।
संवेदी न्यूरॉन के द्वारा कहाँ पे जाता है? तंत्रिका केंद्र में जाता है। देखते जाइए, तंत्रिका केंद्र में जाता है, तंत्रिका केंद्र, और तंत्रिका केंद्र से फिर मोटर नर्व क्या करता है? मोटर यानी इसको चालक, चालक तंत्रिका कहते हैं, चालक तंत्रिका। मोटर न्यूरॉन यानी चालक तंत्रिका, ठीक है, चालक तंत्रिका कोशिका। और ये चालक तंत्रिका कोशिका क्या करते हैं? तो ये इफेक्टर यानी उसको हम अपवाहक बोल सकते हैं, अपवाहक अंग, अपवाहक, ठीक है। ये आपका तरीका है जानने का, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि पहले संवेदी अंग, जिसको कि हम कहते हैं रिसेप्टर, उसके बाद मोटर न्यूरॉन नहीं, मोटर न्यूरॉन नहीं, संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद तंत्रिका केंद्र, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, उसके बाद प्रभावक। तो आप देखिए ए नंबर ऑप्शन में वैसा नहीं है, रिसेप्टर के बाद संवेदी न्यूरॉन आना चाहिए, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए मोटर न्यूरॉन है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे प्रभावक से ही शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि संवेदना सबसे पहले संवेदी अंग से शुरू होता है, ठीक है। और संवेदी अंग से धीरे धीरे हमारा नर्व में, नर्व सेंटर में जाते हैं और फिर अपवाहक अंगों में चले जाते हैं, जिससे कि हम प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हम लोग ढूंढ लिए हैं, और वो आ गया ऑप्शन कितना नंबर? तो सी नंबर। देखिए रिसेप्टर, संवेदी न्यूरॉन, तंत्रिका केंद्र, मोटर न्यूरॉन, उसके बाद प्रभावक। क्लियर? तो आंसर हुआ सी नंबर, इसका सही आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोनों कथन सबसे पहले पढ़ लीजिए। जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष देखा जा सकता है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस किसका सिद्धांत है? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं, उसी को कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ कह रहा है जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, संघर्ष होता है। दूसरा देखिए, जीवों में प्रजनन की विलक्षणता, लेकिन भोजन की उपलब्धता और स्थान सीमित है, ठीक है। प्रजनन की विलक्षणता मतलब प्रजनन बहुत तेज गति से होते हैं, लेकिन भोजन की उपलब्धता और स्थान सीमित है, और इसी के कारण क्या होता है? जीवों में संघर्ष होता है। जीवों में संघर्ष होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्रजनन दर में वृद्धि और भोजन की उपलब्धता और स्थान सीमित होने के कारण अस्तित्व में संघर्ष होता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कथन 1 और कथन 2 जो दिया है ये दोनों का दोनों सही है, और कथन 2 नंबर जो है, ठीक है, कथन 2 जो है कथन 1 का क्या करता है? व्याख्या करता है, क्योंकि देखिए ये इसी के ऊपर इंटरडिपेंड है। अगर प्रजनन तीव्र गति से होगा और भोजन की उपलब्धता में कमी होगा और स्थान में कमी होगा, सीमित होगा, तो निश्चित रूप से जीवन संघर्ष होगा और अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। इसलिए देखिए आपको ऑप्शन ढूंढना है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों कथन सही है। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, नहीं, दोनों कथन सही है। तो देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 सही व्याख्या नहीं करता है कथन 1 का, ये भी गलत है। अब ध्यान देना होगा आपको क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि कथन 2 सही व्याख्या नहीं है कथन 1 का, लेकिन यहाँ तो बता रहा है बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि जब स्थान सीमित होगा, भोजन की उपलब्धता कम होगी, तो निश्चित रूप से जीवन का संघर्ष होगा ज़्यादा। तो इसलिए ये जो सेकेंड नंबर का कथन है, ये कथन 1 की सही व्याख्या करता है, और इसलिए आंसर आप लिखेंगे डी नंबर, ठीक है। कथन 1 और कथन दोनों सही है, और कथन 2 की सही व्याख्या कथन 1 कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ
और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़े का पता लगाएं। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। प्लेनेरिया बाहरी विखंडन के द्वारा, बाइनरी विखंडन के द्वारा करता है। स्पायरोगायरा बीजाणु गठन के द्वारा। अमीबा पुनर्जनन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं, हम नीचे से करते हैं। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो होता है बाइनरी फिशन। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन इसको बोलते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। स्पायरोगायरा में होता है विखंडन, ठीक है, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन, मतलब जितना टुकड़ा काट दिया जाए अलग अलग प्लेनेरिया जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो पुनर्जनन इसको कहते हैं, पुनर्जनन, रीजनरेशन, ठीक है। ये भी गलत है। अब निश्चित रूप से आप सही आंसर पर पहुंच गए होंगे। हाइड्रा जो होता है उसमें मुकुलन होता है। हाइड्रा एक ऐसे जलीय जीव होते हैं जिसमें कि एक सिंपलर जीव होते हैं जिसमें टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। इस तरह के टेंटिकल्स इसमें होते हैं। यही है हाइड्रा, देखिए, ठीक है, ये हाइड्रा है। इसमें क्या होता है दरअसल कि एक बर्ड निकलते हैं, इस तरह का एक बर्ड निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो बर्ड है ये हाइड्रा के शरीर से ही निकलते हैं, ठीक है। इसको बर्ड बोलते हैं। बर्ड मतलब कलिका या मुकुल हिंदी में कहते हैं मुकुल, ठीक है। और चूंकि बर्ड बनने से ये मैच्योर्ड जब भी होगा बर्ड, ये इसके शरीर से अलग होगा और ये नीचे गिर जाएगा। अब ये जो नीचे गिर गया है बर्ड, ठीक है, यही बर्ड क्या करेगा, धीरे धीरे करके एक हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। ये टूट करके इससे गिरेगा और गिरने के बाद एक नया हाइड्रा को जन्म दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए सही जोड़ा आपका 1 नंबर यानी A नंबर आपका सही आंसर मिल गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह हार्मोन हृदय गति, कार्डियक आउटपुट और रक्तचाप को बढ़ाता है। यह हार्मोन श्वसन दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन BMR को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऊपर दिए गए कार्यों से संबंधित है? ठीक है, तो अब बताइए कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे हृदय गति को भी बढ़ा देता है। कार्डियक आउटपुट मतलब हमारा जो धड़कन है, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट से ब्लड को जो है बाहर निकालता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और इसके कारण श्वसन दर में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो ऐसा हार्मोन हम लोग जानते हैं, इंसुलिन नहीं होगा, एड्रेनलिन होगा। ये आप जान रहे हैं कि एड्रेनल हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन या इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त में ये हमें काम देता है, डर के समय, भागते समय और लड़ाई करते समय, यानी फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। F हार्मोन या हिंदी में इसको कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन यानी आपात स्थिति में, ठीक है, आपात स्थिति में ये मदद करता है, ठीक है। और इसीलिए तब हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हृदय गति भी बढ़ता है, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में हमें ऊर्जा सप्लाई करने लगता है इस हार्मोन के स्राव होने से, ठीक है। इसलिए BMR का दर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग सही आंसर पे पहुंच गए हैं, एड्रेनलिन। बाकी इंसुलिन का अलग फंक्शन है, ये इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। एस्ट्रोजन ये
सेक्स हार्मोन है, या इसको हम लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम कुछ अलग है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है, इसका फंक्शन कुछ अलग है। तो इसलिए यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन हम लोग दाग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, सही जोड़े का पता लगाएं। बाइकस्पिड बल्ब दाएं आइट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाएं आलिंद बाएं वेंट्रिकल के बीच, महाधमनी बल्ब अपर वेना केवा और दाहिने आलिंद के बीच। ठीक है, तो अब देखिए, और लास्ट दिया है कि पल्मोनरी बल्ब कहाँ पे है, तो दाएं वेंट्रिकल और फुफ्फुसीय धमनी के बीच। अब ये आप कैसे समझेंगे कि इसका आंसर हम सही कैसे लगा सकते हैं, या कैसे पता कर सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं कि ये हमारा हार्ट है। ठीक है, शॉर्टकट में ये एक जो ब्लड आता है इसको कहते हैं प्री केवम और इसको कहते हैं पोस्ट केवम। इससे ब्लड हमारा हार्ट में आता है। अब ये हार्ट जो होते हैं वो 4 चैम्बर के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये आपका दाहिना, यानी हम कह सकते हैं इसको राइट ऑरिकल है, और ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है। ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड। सब अभी तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे रहता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड। ठीक, और ये दाहिने निलय से एक यहाँ पे नली जुड़ा हुआ रहता है जिसको कहते हैं पाल्मोनरी आर्टरी, और ये पाल्मोनरी आर्टरी दोनों फेफड़ा में चले जाते हैं अशुद्ध खून को शुद्ध कराने के लिए। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसीय धमनी, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड होता है, और यहाँ पे एक नली निकलता है यहाँ से, मतलब ऊपर की तरफ नली निकलता है, और ये चला जाता है शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को लेकर के चला जाता है। इसका नाम है महाधमनी, जिसको एओर्टा भी कहते हैं। ध्यान दीजिए ध्यान से। अब ये एओर्टा है, ठीक है, जो कि शुद्ध रक्त को ले जाता है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके चला जाता है, और ये अशुद्ध रक्त आता है पल्मोनरी आर्टरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे एक कपाट रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छा से। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड रहता है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वाल्व रहता है जिसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो पल्मोनरी वाल्व कहाँ है? राइट वेंट्रिकल, यानी इसको कहते हैं दाहिना निलय और फुफ्फुसीय धमनी के बीच। देखिए आपका आंसर कैसे पकड़ में आ गया। अब यही आंसर आपका सही है। पल्मोनरी वाल्व कहाँ मिला? दाहिने वेंट्रिकल और फुफ्फुसीय धमनी के बीच। ये सब सही क्यों नहीं हुआ? देखिए बाइकस्पिड वाल्व बोल रहा है कहाँ मिल रहा है, तो दाहिने आर्टरियम और दाहिने वेंट्रिकल। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो ट्राइकस्पिड मिल रहा है। बिल्कुल गलत। कैसे? देखिए गलत हम लोग कर रहे हैं, ये गलत हो गया। ट्राइकस्पिड वाल्व बाएं आलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व
तो जो ट्राइकस्पिल वाल्व रहता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको ये बता रहा है कि नहीं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो क्या ये सही बता रहा है? बिल्कुल गलत बता रहा है। महाधमनी बल्ब है ना, ये कह रहा है कि अपर वेना केवा और दाहिने आलिंद के बीच में होता है। ठीक है, तो दाहिने आलिंद के बीच में यहाँ तो दूसरे कुछ अलग बल्ब होते हैं। ठीक है, और ये बल्ब का बारे में जो बोल रहा है महाधमनी बल्ब, ये कहाँ पे होंगे तो ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के मध्य में, यहाँ भी एक बल्ब होता है। ठीक है, अब इस बल्ब का नाम है महाधमनी बल्ब। तो महाधमनी बल्ब भी अलग जगह पे होते हैं जो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे आंसर को गलत किए हैं और एक सही आंसर पर पहुंचे हैं, वो है पाल्मोनरी बल्ब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो दाएं वेंट्रिकल और फुफ्फुसीय धमनी के बीच। और इस तरह से ये सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अग्नाशयिक रस से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्रवित होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा आहार नाल में एक स्थान ऐसा भी होता है जहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये छोटी आंत। तो छोटी आंत जो शुरू होता है तो एक रचना आता है छोटी आंत का, उसको कहते हैं डियोडिनम। ठीक है, ये रचना है डियोडिनम। अब इस डियोडिनम के पास ही एक ग्रंथि होता है जिसको कि हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं। ठीक है, ये अग्नाशय। अब यहाँ से क्या होता है, चूंकि ये मिश्रित ग्रंथि है इसलिए ये हार्मोन का भी स्राव करता है और इसके साथ साथ एंजाइम को भी स्राव करता है। लेकिन एंजाइम में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो क्या क्या है, ट्रिप्सिन है, क्राइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, और दो जो एंजाइम इसमें उपस्थित होते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अग्नाशयिक रस में कौन सा प्रोटियोलाइटिक, मतलब प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। तो देखिए यहाँ पे पेप्सिन भी है, ये भी प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, इरेप्सिन, ये भी प्रोटीन को पचाता है। और एमाइलेज, ये प्रोटीन को नहीं पचाता है। अब आप कन्फ्यूजन में पड़ेंगे कि ये 3 में कौन होगा। ये तीनों तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो पेप्सिन है ये स्टोमक से स्रवित होते हैं। और यहाँ बोला क्या आपको, अग्नाशयिक रस, तो अग्नाशय से स्रवित होने वाला है। इरेप्सिन छोटी आंत से होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो डोडिनम है, फिर जेजुनम है और फिर इलियम है। तो जो इलियम वाला पार्ट है उसमें इरेप्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो अब देखिए 2 ठो कैसे छांट दिए आप, बचा कौन, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक हार्मोन ऐसा बचा है जो कि अग्नाशयिक रस के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए सही आंसर पर हम लोग पहुंच गए हैं। ट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है कहाँ से, तो अग्नाशय के रस में उपस्थित होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पादप हार्मोन के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं। शिखर प्रभुत्व को बढ़ावा देता है और पार्श्व कली को वृद्धि रोकता है, माने पार्श्व के कली में वृद्धि को रोकता है। दूसरा, बीज और कली सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। बीज और कली में सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। पार्श्व कली वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, और लास्ट दिया है इंटरनोड्स के बढ़ाव को बढ़ाता है। ठीक है, अब कहते हैं इनमें से कौन सा जिब्रेलिन हार्मोन, यहाँ देखिए ध्यान से, जिब्रेलिन हार्मोन का फंक्शन। आप जानते हैं कि जो नेचुरल हार्मोन है प्लांट के अंदर, नेचुरल हार्मोन, ठीक है, वो 3 तरह के होते हैं। ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, और तीसरा होता है साइटोकाइनिन। होता है कि नहीं होता है साइटोकाइनिन। 3 तरह के हार्मोन है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जिब्रेलिन के बारे में पूछा है,
तो जिब्रेलिन ज़्यादातर देखिए जो अंकुरित जो बीज है उसमें मिलते हैं, जो बीज अंकुरित करने लगते हैं उस बीज में ये मिलते हैं, यानी बीज के अंकुरण में ये सबसे पहला इसका फंक्शन है जिब्रेलिन का, बीज के अंकुरण में सहायता करना। ठीक है। दूसरा फंक्शन है कि जो पेड़ पौधे के नोड्स होते हैं, ठीक है, और उस नोड के बीच का जो भाग होता है, यानी दो नोड के बीच का जो भाग होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो चूंकि ये लंबाई में वृद्धि करते हैं इसलिए नोड थोड़ा दूर दूर हो जाता है और इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये दोनों फंक्शन जो है ये किसका है, जिब्रेलिन का है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये शीर्षस्थ यानी ऊपर वाला भाग को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। जिब्रेलिन ज़्यादातर यही मुख्य रूप से दो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इससे संबंधित होगा, जिब्रेलिन से संबंधित, उसी को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ढूंढिए कि आपका क्या क्या है। शिखर प्रभुत्व को बढ़ावा देता है, ये तो ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। और पार्श्वकली के वृद्धि को रोक देता है ऑक्सिन हार्मोन, इसको काट देंगे। दूसरा, बीज और कली के सुषुप्तावस्था को भंग करता है, यानी बीज का जो डोरमेंसी पीरियड होता है, जब भी बीज फल से उत्पन्न होते हैं तो कुछ समय के लिए वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो जितने पीरियड के लिए वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं उसको डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, उसी को हम लोग सुषुप्तावस्था कहते हैं। परंतु उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए कली या बीज, इसको सुषुप्तावस्था को भंग करने के लिए, उसको तोड़ करके उसको अंकुरित करने के लिए या कली से फूल बनाने के लिए जरूरत किसका पड़ता है, तो जिब्रेलिन का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब आप 2 नंबर का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये बिल्कुल जिब्रेलिन के लिए फिट बैठता है। तीसरा कहा, पार्श्वकली वृद्धि को बढ़ावा देता है। पार्श्वकली वृद्धि को बढ़ावा देता है, ये भी इसका फंक्शन नहीं है, ये साइटोकाइनिन का फंक्शन है। लेकिन 4 नंबर में देखिए लिखा, इंटरनोड के बढ़ावा को मतलब इंटरनोड के वृद्धि में मदद करता है। तो यहाँ देखिए अभी तुरंत बताए हैं कि ये जो इंटरनोड है, यानी जो तना का लंबाई है, तना का लंबाई, तना में ही नोड होता है, गांठ होता है। ठीक है। उस गांठ के बीच के स्थान को ही हम इंटरनोड कहते हैं। तो इसकी लंबाई में वृद्धि कराता है जिब्रेलिन। इसलिए आप पहुंच गए हैं 2 नंबर और 4 नंबर। अब इसमें खोजिए 2 नंबर और 4 नंबर किस में है। सी नंबर में लिखा 2 नंबर और 4 नंबर, यानी यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक शुद्ध पीले बीज वाले मटर के पौधे को शुद्ध हरे बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाता है। अगर मटर के पौधे का पहली पीढ़ी में उत्पादित स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू का मतलब सेल्फ क्रॉस अगर कराया जाता है इसके बीच में, तो फिर दूसरी पीढ़ी जनरेशन में क्या होता है। मटर के आधे पौधे में पीले बीज होंगे और आधे में हरे बीज होंगे। मटर के सभी पौधे हरे बीज वाले होंगे। मटर के 3/4 पौधे पीले बीज वाले और 1/4 पौधे पीले बीज वाले और 1/4 भाग पौधा हरे बीज वाले। मटर के सभी पौधे पीले होंगे। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पीला बीज के लिए हम कैपिटल वाई का प्रयोग करें, ठीक है, और हरा बीज के लिए स्मॉल वाई का, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है। देखिए 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। ये इसका जेनोटाइप है। किसका जेनोटाइप है? ये है मटर के पौधे का जो डोमिनेंट लक्षण है उसका, यानी पीला लक्षण इसका डोमिनेंट लक्षण होता है। डोमिनेंट कहने का मतलब कि जो नेक्स्ट पीढ़ी में, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो पौधे तैयार होंगे वो सारा का सारा पीला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पीला है, ये हरा है। अब इसका अगर दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे तो इसका गैमीट कैपिटल वाई बनेगा, गैमीट, और इसका गैमीट स्मॉल वाई बनेगा। ठीक है ना। अब ये दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं, गैमीट को क्रॉस कराते हैं, तो एक कैपिटल वाई बनेगा, एक स्मॉल वाई बनेगा। ठीक है, और ये जो पौधा तैयार होगा वो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड कहने का मतलब इसके अंदर पीला का तो गुण होगा, ठीक है, लेकिन हरा का गुण इसमें नहीं होगा।
लेकिन इसका जेनोटाइप जो होगा वो पीला और हरा दोनों का होगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है। इसका मतलब इसका भी गुण है, पीला का भी गुण है और हरा का भी गुण है। ठीक है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक, अब कह रहा है इसके बीच में स्वयंभू होते हैं। यहाँ देखिए उत्पादित जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, यानी इसको F1 जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो पौधे तैयार होते हैं उसे हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं। और जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं यानी संकर पौधा होते हैं, वो सारा का सारा डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर पैदा होते हैं। अर्थात पीला जो इसका बीज है वो ये सारे पौधे में पीला बीज उत्पन्न होंगे। परंतु अब कह रहा है कि इसको आपस में क्रॉस कर दिया गया है। जब इसको आपस में क्रॉस कर दिया जाएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अगर हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराते हैं तो इससे दो तरह के गैमीट बनते हैं। ठीक है, क्यों दो तरह के? क्योंकि ये हेट्रोजाइगोट हो गए। हेट्रोजाइगोट कहने का मतलब इसमें दो तरह के गुणसूत्र आ गए हैं, एक कैपिटल लेटर का है, स्मॉल लेटर। कहने का मतलब एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो इसलिए यहाँ पे दो तरह के गैमीट तैयार हो जाएंगे, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। और इससे भी दो तरह के गैमीट तैयार हो जाएंगे, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये दोनों में क्या होगा? क्रॉस होगा। क्योंकि देखिए स्वयंभू कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो कैपिटल वाई है इसके साथ इसका स्मॉल वाई से, इसका कैपिटल और इसका भी कैपिटल, तो क्या होगा? कैपिटल वाई, ये एक पौधा तैयार होगा। और इसका फिर कैपिटल वाई को इसका स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो पौधा तैयार होगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर अब देखिए इसका स्मॉल वाई से इसका कैपिटल वाई से कराया जाएगा तो क्या होगा? संयोग होगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही आएगा। और इसके बाद इसको जब इससे हम क्रॉस कराएंगे, यानी स्मॉल वाई को स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल वाई ही तैयार होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्लांट्स है ये पीला है क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर वाई है। ये भी क्या है? पीला है। और ये भी क्या है? पीला है। अब देखिए तीन ठो पीला आपको मिला। और ये क्या है? ये है हरा। अब इसको हरा क्यों बोले हैं? क्योंकि इसमें देखिए दोनों का दोनों जेनोटाइप रेसेसिव का ही है। और दोनों जेनोटाइप अगर रेसेसिव का होता है तो वो रेसेसिव का ही कैरेक्टर लेकर पैदा होते हैं। यानी यहाँ पर तीन पौधे पीला तैयार हुए। भले ये दोनों हाइब्रिड पीला है लेकिन देखने में आपको एक जैसे दिखेंगे, यानी ये तीनों प्लांट्स जो है एक जैसे दिखेंगे। परंतु इसका जेनोटाइपिक अध्ययन जब करेंगे, जब इसका जीन का परीक्षण करेंगे तो इसमें आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल वाई मिलेगा। अर्थात ये शुद्ध पीला मिलेगा। इसको शुद्ध पीला बोल सकते हैं, बिल्कुल प्योर पीला बोल सकते हैं। और ये दोनों क्या होगा? ये दोनों हाइब्रिड पीला होगा। कैसा पीला होगा? हाइब्रिड पीला होगा। ये क्या होगा? प्योर हरा होगा, यानी शुद्ध हरा होगा। ठीक, अब आप रेशियो निकालिए इसका। ये जो बोला है कि सेकेंड फिलियल जनरेशन, ये जो होता है इसको सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं, यानी F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब F2 जनरेशन में जो तैयार हुआ है पौधे, ठीक है, इन पौधे में अगर हम इसका फेनोटाइप देखते हैं तो फेनोटाइप अगर आप देखेंगे, फेनोटाइप करने का मतलब जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, तो बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या मिला? आपको तीन पौधा, यानी 4 में 3 पौधा आपको कैसा मिला? 3/4। ये कैसा मिला? पीला मिला। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? 4 में 1 यानी 1/4। ये कैसा मिला? हरा मिला। तो अब जो है आप निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। इतना करने के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, गौर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मटर के 3/4 में पौधे पीले बीज वाले होंगे और मटर के 1/4 वाला पौधा हरे बीज वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेंडल का जो नियम है, उस मेंडल के नियम के आधार पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का है, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये क्या होता है
कि 3 भाग यानी 4 में 3 पौधा क्या होता है, पीला होता है, और 4 में 1 पौधा जो होता है वो हरे होते हैं। ठीक है, ये 4 में बताया गया, 8 में फिर इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मटर के आधे पौधे पीले और आधे पौधे हरे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3/4 आया है और 1/4 आया है। दूसरा, मटर के सभी पौधे हरे होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और मटर के सभी पौधे पीले बीज वाले होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम सटीक आंसर निकाल के दिए हैं, क्या है, सी नंबर इसका सटीक आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखते हैं। अब मेरे सामने जो क्वेश्चन आया है, श्वास द्वारा फेफड़ों तक जाने वाले मार्ग का सही क्रम कौन सा है। अब देखिए, हमारा जो फेफड़ा में श्वास जाता है वायुमंडल से, ठीक है, तो वायुमंडल से हमारे फेफड़ा में जो सांस जाता है वो किस तरीके से जाता है। ये आपका बहुत सारे गैसें हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रमुख होता है, नाक से जा रहा है। नाक से जाने के बाद सबसे पहले आपका कहाँ पे ये जो श्वास है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस है, ये सबसे पहले देखिए नसिका, इसको हम नसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नसिका कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं, ठीक है ना, इतना तक ठीक है। अब ये आपका आदमी है, अब इसके नाक से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, नसिका। नसिका के बाद यहाँ पर क्या होता है, देखिए माउथ का जो कनेक्शन होता है यहाँ से, ये जो इसका मुंह का कनेक्शन है, तो मुंह का कनेक्शन और नाक का कनेक्शन दोनों क्या होता है, दोनों एक जगह आकर के कॉमन मार्ग में खुल जाता है। ठीक है, और मुंह में जाने के बाद अब यहाँ पे एक ऐसा रचना आता है जिसको कि कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ये जो उल्टा शंकु के जैसा रचना होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं ग्रसनी। देखते जाइए आपका कैसे मार्ग निकल रहा है। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद यहाँ पे लैरिक्स होता है जिसको स्वर ग्रंथि कहते हैं। ठीक इसी जगह वोकल कार्ड यहाँ पे होता है जहाँ से कि आवाज़ उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं स्वर यंत्र। उसके बाद स्वर यंत्र के बाद आगे जब बढ़ेगा तो ये ट्रेकिया होगा, इसको ट्रेकिया कहते हैं या श्वास नली कहते हैं। ये कार्टिलेज का बना हुआ एक नली नुमा रचना है जिसको कि ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, ये ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई यानी 2 भागों में ये ट्रेकिया बंट जाता है, और जो 2 भाग में बढ़ता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई कई भागों में फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ जाते हैं। जो कई भागों में ये ब्रोंकियाई बढ़ जाते हैं इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, या ब्रोंकाइल्स कहते हैं इसको। क्लियर, ब्रोंकाइल्स कहते हैं। और ब्रोंकाइल्स फिर आगे बढ़ करके यही क्या करता है, फेफड़ा का निर्माण करता है, अर्थात ये आगे चल करके यही बनाता है फेफड़ा। ये देखिए, ये है फेफड़ा। ठीक है, ये एल्वोलाई का बना हुआ होता है, बहुत सारे ऐसे गोल गोल रचना उपस्थित होते हैं जिसको कि फेफड़ा कहते हैं या एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ होगा। तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नसिका, नसिका के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, अब ध्यान दीजिएगा वहाँ पे ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया को श्वास नली भी बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद फेफड़ा। अब आपको ये ढूंढना है कि नसिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और फेफड़ा। अब ढूंढिए आप, ढूंढिए आप यहाँ पर। सबसे पहले लिखा नथुने, मुंह, स्वर यंत्र, ग्रसनी, ट्रेकिया, ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल पहले दे दिया, ब्रोंकाई दे दिया है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए स्वर यंत्र तो पहले है नहीं, इसलिए सबसे पहले इसी को काट दीजिए, धड़ाक से काट दीजिए, ये होगा ही नहीं। दूसरा देखिए नसिका, मुंह, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स और फेफड़ा। देखिए यही तो अभी तक बता रहे थे, यही तो समझा रहे थे। नसिका के बाद मुंह, मुंह के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योल्स, उसके बाद फेफड़ा। यहाँ देखिए नसिका, मुंह, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ब्रोंकाइल, श्वास नली। देखिए यहाँ पे श्वास नली को आगे कर दिया और ब्रोंकाइल को सामने कर दिया और इसको बाद में कर दिया, ठीक है। ये भी नहीं होगा, इसको भी काटिए। नसिका, मुंह, स्वर यंत्र, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी को पहले आना चाहिए, स्वर यंत्र को बाद आना चाहिए। ब्रोंकाई, श्वास, श्वसन, ब्रोंकियाई और फेफड़ा, ये भी नहीं मिला। तो अब आपका सही आंसर क्या मिला? सही आंसर आपका बी मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम सही आंसर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सही खाद्य श्रृंखला का पता लगाएं। इसमें तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, घास को खा, टिड्डा, यहाँ से देखिए मेढक, ईगल। मेढक को कभी ईगल खा नहीं सकता, मतलब मेढक यहाँ पे लिख रहा है ईगल मेढक, तो ईगल कभी मेढक को खा नहीं सकता है। घास टिड्डा यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। इस मेढक को यहाँ करना चाहिए था, ईगल को इधर करना चाहिए था, ये तो गलत बात। अनाज, सांप, चूहा, ईगल। अनाज को सांप ऐसा नहीं होता है, चूहा को अनाज, ठीक है, चूहा अनाज को खाता है। संयंत्र, घर, छिपकली, कैटरपिलर और ईगल। कैटरपिलर, ईगल, ये देखिए यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है कैटरपिलर को ईगल खाए, यहाँ भी गड़बड़। फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, मछली और इग्रेट। इसका मतलब क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स जो पेड़ पौधे जल के अंदर निवास करते हैं, यानी हाइड्रोफाइट जो होते हैं, यानी जल के अंदर निवास करने वाले जो सूक्ष्म पौधे होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और जल के अंदर निवास करने वाले जो जंतुएं होते हैं, यानी सूक्ष्म जंतुएं हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसको जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे का जो अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको जूप्लैंक्टन्स खाते रहते हैं। अब जूप्लैंक्टन्स को मछलियाँ खा जाते हैं और मछलियाँ को फिर इग्रेट, बड़े मछलियाँ खा जाती है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकल के आया है, डी नंबर ऑप्शन सही आया है। तो डी नंबर ऑप्शन में दाग लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद सही आंसर बताइए। स्कूल की खाली कक्षाओं में लाइट और पंखे बंद करना। गर्मी के महीनों में घर से बाहर निकलने से पहले कमरों में पंखा चालू रखें ताकि कमरे ठंडा बना रहे। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के उपयोग में वृद्धि करना। दिन में स्ट्रीट लाइट को, स्ट्रीट लाइट मतलब रोड में जो लाइट चलता है, ठीक है, सकारात्मक रूप से बंद करना। अच्छा, दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कथनों को चयन करिए। देखिए यहाँ पे कहता है इसमें इन ये सारे जो वाक्य है, इन वाक्यों में ऊर्जा का संरक्षण किसमें हुआ है? स्कूल को खाली कक्षाओं में लाइट और पंखे बंद करना, सही बात है, क्योंकि स्कूल में अगर खाली कक्षा है जहाँ पे विद्यार्थी नहीं है तो उस कक्षा में हम क्या करेंगे? लाइट और पंखा बंद कर देंगे, इससे हमारा ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। गर्मी के महीनों में घर से बाहर निकलने से पहले कमरों में पंखा चालू रखें ताकि कमरे ठंडा बना रहे। ये तो बेकार का काम है ना। पहले से पंखा चला करके गर्मी के दिन में रख दिया जाए और हम लोग कहीं बाहर निकल जाएं, ठीक है, तो ये बिजली का बर्बादी है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात बोल दिया। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना। अब ऊर्जा का जो अपरंपरागत स्रोत है उसका उपयोग में वृद्धि अगर हम करेंगे, जो परंपरागत स्रोत है वो तो ठीक है, परंपरागत स्रोत तो एक लिमिटेड है, जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, उसको तो हमको धीरे धीरे करके उसका यूज करना है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा अपरंपरागत, उसका उपयोग में वृद्धि करना, ये जरूर वृद्धि करेंगे तभी जा कर के हमारा जो परंपरागत स्रोत है वो भी थोड़ा बचा हुआ रह सकता है। अगर हम अपरंपरागत का व्यवहार करेंगे, मतलब जल विद्युत का,
या फिर पवन ऊर्जा का, ठीक है, सौर ऊर्जा का, ये सब का अगर हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो अच्छा बात है। तो इसलिए ये तो अच्छा ही बात बताया कि इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम परंपरागत ऊर्जा से परंपरागत ऊर्जा को भी बरकरार रख सकें, ठीक है। अच्छा, दिन में स्ट्रीट लाइट को सकारात्मक रूप से बंद करना, सही बात है। दिन में किस लिए जलेगा? दिन में तो हमारा सूरज का प्रकाश है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से आप खोजिए कि जो जो हम लोग सही किए हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कहाँ है? 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर नहीं है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर तो है नहीं। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, देखिए यहाँ पे 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है, ठीक है। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर किस में मिल रहा है? तो 1, 2, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो सी और डी, ये दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये दोनों सेम कैसे हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पे जिसमें 3 होगा, यानी 1, 3 और 4, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे जो भी ऑप्शन हो, इसमें कहीं ना कहीं भूल है। आपको ढूंढना है कि ये दोनों में कहीं ना कहीं गलत छप गया हो, तो आपको 1 लगाना है, ठीक है। अब मिला के देख लीजिएगा, 1 लगाना है, 3 लगाना है और 4 लगाना है। तो अब देखिएगा किसमें 1, 3, 4 है। या तो देखिए इसमें हो सकता है, ये भूल अगर छपा हुआ है तो इसमें हो सकता है, नहीं तो इसमें हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हैं कि ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए 13 नंबर का सवाल, विकासवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है विकासवाद से संबंधित जो कथन सही नहीं है उसी को लिखना है। सजातीय अंग भिन्न विकास का प्रमाण देते हैं। देखिए इसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब, जैसे एक कुत्ता है, ठीक है, एक बिल्ली है, एक गाय है, मनुष्य है, सबका जो अग्रबाहु है, अग्रबाहु मतलब जैसे हाथ, अग्रबाहु, अग्रबाहु किसका क्या क्या है? देखिए कुत्ता का है तो अगला पाँव है, ठीक है, मतलब अगला पैर है उसका। ऊँट है तो उसका अगला पैर है। हमारा हाथ है तो ये अगला पैर का ही काम करेगा। और फिर व्हेल मछली है तो उसका फ्लिपर होगा, ठीक है, फ्लिपर मतलब अगला डाइन, अगला जो जिससे वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा क्या होता है, इसका ओरिजिन एक ही होता है, मतलब एक ही जगह से उत्पन्न हुआ है। यानी ये सारे जो एनिमल है ये अलग अलग परिस्थिति में रहकर, अलग अलग वातावरण में रहकर इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, अलग अलग कार्य करने लग गया, जिसके कारण कि ये इसका अंग रूपांतरित हो गया और अलग अलग तरीके से बदल गया। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन एक ही है, ठीक है। तो जिसका ओरिजिन एक हो और कार्य अलग अलग हो तो उसको हम सजातीय अंग कहते हैं या होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है विकास में तो यही हुआ कि होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो पूर्वज उसका एक ही होते हैं, उसके पूर्वज में एक ही अंग होते हैं, परंतु वो अलग अलग वातावरण रह करके उसका क्या होता है कि उसके अंदर अनुकूलन हो जाते हैं, अलग अलग काम करने लग जाते हैं, जिससे कि उसमें उसका ढांचा में परिवर्तन हो जाते हैं। कोई दौड़ने के लिए उपयोग होते हैं, तो कोई काम करने के लिए उपयोग होते हैं, तो कोई अपना तैरने के लिए उपयोग होते हैं, तो अलग अलग फंक्शन होने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इसमें जो सही नहीं है वही बताइए। तो सजातीय अंग भिन्न विकास का प्रमाण देते हैं, ये बिल्कुल गलत बोल दिया है, ठीक है, यही गलत बोला है, ठीक है। लेकिन होगा यही सही, क्योंकि यहाँ पूछा कि कौन सही नहीं है। बाकी देखिए, कीड़े के पंख और चमगादड़ के पंख, ठीक है, समजातीय अंगों के उदाहरण है, बिल्कुल गलत। कीड़ा का पंख का ओरिजिन कुछ अलग है, चमगादड़ का पंख ये चमड़ा का बनता है। चमगादड़ का पंख किससे बनता है? चमड़ा का बनता है, स्किन का बनता है, ठीक है। और इसका क्या बनता है? कीट का जो पंख होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो काइटिन और चमड़ा दोनों बिल्कुल अलग है।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं विषमजात अंग कहते हैं, या इसको कहते हैं जो एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, इसको एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होमोलोगस है नहीं, गलत बताया। मनुष्य में बाह्य कर्ण की पेशी अवशेषी अंग का एक उदाहरण है। बाह्य कर्ण की जो पेशी है वो कह रहा है कि एक अवशेषी अंग का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि समरूप अंग अभिसरण विकास का प्रमाण देते हैं। ठीक, ये भी सही है। और यहाँ पे समजातीय अंग का उदाहरण दिया है, ये विषमजातीय अंग का उदाहरण होगा। और मनुष्य का बाह्य कर्ण अवशेषी अंग का उदाहरण, ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए सही यहाँ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला वाला सही नहीं है, इसीलिए ये सही हो गया। अब बाकी सारे कथन जो है क्या है, ये सही है। तो जब सब सही है तो इसमें गलत कौन है, गलत यही है। तो आंसर आपका यही होगा, गलत ये है सजातीय अंग विभिन्न विकास के प्रमाण देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, आपका आंसर का जो ऑप्शन है वो 1 नंबर ही सही है। बाकी सब क्या है, सब भी सही है, परंतु यहाँ बोल रहा है कौन सही नहीं है। तो सजातीय अंग भिन्न विकास का प्रमाण देते हैं, ये सही नहीं है, और इसलिए तब आंसर आपको लिखना पड़ेगा, A नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। अंडाशय का जो अनुपात फल से है तो किस वस्तु का अनुपात बीज से है, इसको समानुपात हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अंडाशय से फल बनता है तो किससे बीज बनता है, कहने का मतलब ये है अंडाशय से अगर फल बना तो बीज किससे बना। ठीक है, करोला से बना, एंथर से बना, अंडप से बना और कैलिक्स से बना। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्लावर का अलग अलग अंग है वो अलग अलग रचना बनाते हैं। ठीक है, फ्लावर में क्या होता है, ये गाइनेसियम होता है, गाइनेसियम के अंदर ये अंडप होता है, इसको अंडप कहते हैं, अंडप। और ये जो लेयर होते हैं ये सब मिला जुला के इसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। अब यहाँ देखिए अंडाशय जो है पूरे फल के रूप में बदल जाते हैं, और ये जो अंडप है, अंडप, इसके अंडप के अंदर फर्टिलाइजेशन का काम होता है, और ये बाद में चल करके भ्रूण और भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, और भ्रूण और भ्रूणपोष बना करके ही बीज उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसका मतलब अंडप जो है आगे चल करके बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि फल के अंदर ही बीज होता है। तो ये पूरा अंडाशय है, तो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा और अंडप जो है बीज में। तो यहाँ पे आपको भरना होगा अंडप। ठीक है, कोरोला ये फूल का ही अंश है। ठीक है, जो रंगीन होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होते हैं वो कोरोला कहलाते हैं। एंथर मेल पार्ट है फूल का, और कैलिक्स सबसे बाहर का ऑरल्स है, सबसे बाहर का चक्र है जिसको कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, या जिसको कि बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक है, तो ये सब का काम नहीं है बीज उत्पन्न करना। ठीक है, कोरोला इसको कहते हैं दल पुंज, ये सब का काम क्या है, ये सब सहायक अंग है। ठीक है, और एंथर और अंडप ये दोनों नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसी से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक है, एंथर से फर्टिलाइजेशन होता है और उससे फल बनता है। ठीक है, तो आंसर हम निकाल दिए हैं। कौन सा आंसर सही इसमें आया है, अंडप जो है सही आंसर आया है। ठीक है, अंडप। यहाँ पे अंडाकार लिखा हुआ होगा, उसको अंडप बना लीजिएगा। ठीक है, अंडप ही है, या आप दाग लगा दीजिएगा अंडाकार में ही, मतलब अंडप ही है, वहाँ गलत छपा हुआ है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। तना और उसकी शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर अगर बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति। अब यहाँ डायरेक्ट देखिए धनात्मक फोटोट्रॉपिक, धनात्मक मतलब प्रकाश के तरफ जो भी अंश पेड़ पौधा का अगर प्रकाश के तरफ मूव करे, ठीक है, तो उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के दिशा के तरफ मूव कर रहा है तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में पेड़ पौधा का जो अंश होता है, चाहे वो उसका ये तना हो, चाहे इसका पत्तियां हो,
वो सब क्या होता है, वो प्रकाश के दिशा की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के दिशा की तरफ अगर मूव करने लग जाए तो उसको हम धनात्मक माने पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मतलब प्रकाश की दिशा की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे बहुत आसानी से हम आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से सुमेलित करना है। देखिए आइरिस, आइरिस आपको मालूम होना चाहिए कि आइरिस क्या है। हमारा जो आँख होता है उस आँख के अंदर जो ये अगर हम आँख का रचना देखें तो आँख के अंदर क्या होता है कि एक लेंस होता है। ठीक है, अब ये जो लेंस है तो इस लेंस के बगल में एक मांसल रचना इस तरह से निकला हुआ रहता है। ठीक है, इसका नाम है आइरिस, आइरिस। ठीक है, अब इसके बीच में जो खोल होता है ये प्यूपिल होता है, यानी ये इसके बीच वाला जो भाग है ये प्यूपिल कहलाता है, प्यूपिल। ठीक है, और ये आपका लेंस हुआ। ठीक, अब ये जब आप समझ गए हैं तो आइरिस क्या करता है, ये वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो अब यहाँ पे देखिए आइरिस कहीं लिखा है प्रकाश को नियंत्रित करने में मदद करता है, किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है, आँख में प्रकाश को प्रवेश, देखो यहाँ पे आँख में प्रकाश को प्रवेश करने से ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये आइरिस का काम हो गया। चलिए एक तो आंसर हम लोग मिला लिए। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, आँख का सबसे बाहर का लेयर होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया हमेशा क्या करेगा, परावर्तक अपवर्तक माध्यम के रूप में ये काम होगा, यानी कॉर्निया का काम है अपवर्तक माध्यम। ठीक है, क्योंकि इससे प्रकाश प्रवेश करेगा और फिर लेंस के ऊपर जाएगा, इसलिए अपवर्तक माध्यम का काम किया। रेटिना, रेटिना क्या किया, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में मदद किया, यानी सी नंबर का चला आएगा 1 नंबर। ठीक, और सिलियरी, एक मिनट, डी नंबर में है सिलियरी पेशी। तो सिलियरी पेशी अब जो सेम जो नेक्स्ट बच गया, नेत्रों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। ये कहाँ होता है, तो ये लेंस, दोनों लेंस के छोर पर एक तरह का पेशी होता है जिसको सिलियरी पेशी कहते हैं। ठीक है, सिलियरी पेशी वो लेंस को एडजस्टमेंट करता है, मतलब लेंस को आगे पीछे कराने में मदद करता है। ये दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, उसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना होगा तो सिलियरी मसल्स कौन सा है, तो सिलियरी मसल्स हमारा नेत्र को व्यवस्थित, एक मिनट, नेत्र को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। ठीक है, जो डी नंबर का है वो आपका 3 नंबर में आ गया। तो अब ये ढूंढते हैं ए नंबर का सेकेंड नंबर। देखिए ए नंबर का सेकेंड नंबर कहाँ पे आया, ये देखिए डी नंबर में ए नंबर का सेकेंड नंबर आ गया, पहले ही चुन लिया है। बी नंबर का 4 नंबर, देखिए मिला कि नहीं, बी नंबर का 4 नंबर बिल्कुल मिल गया है। और सी नंबर का 1 नंबर, देखिए यहाँ पे सी नंबर रेटिना तो 1 नंबर। ठीक है, और डी नंबर का 3 नंबर, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से उसको समझ के तभी आप इसको दाग लगाइएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, मानव हृदय में उपस्थित प्राकृतिक पेसमेकर क्या है। तो हम जानते हैं कि जो ऐसे नोड होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, यही क्या करता है, हमारे हार्ट को संचालित करता है। माने हार्ट के अंदर जो रिदम होता है, यानी हार्ट बीट जो होता है, वो ऐसे नोड के कारण ही वो कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ऑरिकिल के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे नोड ही आप लिख देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या कहा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। दैनिक जीवन में कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करें। अब देखिए इसमें से सही क्या है, विभिन्न नदियों पर बांधों के निर्माण की योजना को लागू करना, भूजल का अनियंत्रित उपयोग, देखिए बहुत ज़्यादा बोलता है भूजल का उपयोग करो, वर्षा जल के संरक्षण की व्यवस्था करना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जल संरक्षण में मदद करता है, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए पहला काम, दैनिक जीवन में कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करें, ये सही बात है। अगर अधिक से उपयोग करेंगे, फालतू का खर्च करेंगे तो पानी का कमी होगा ही होगा। विभिन्न नदियों पर बांधों के निर्माण की योजनाओं को लागू करना, ठीक है, ये भी सही बात है।
अगर योजना लागू होगा तो पानी बचेगा। भूजल का अनियंत्रित उपयोग, मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल है उसका अगर हम दोहन करेंगे, मतलब फालतू में निकाल निकाल के खर्चा करेंगे, तो ये गड़बड़ वाला बात है। चलिए, ये तो गड़बड़ वाला बात है। वर्षा जल के संरक्षण की व्यवस्था करना, अगर बारिश में पानी जो नीचे गिरते हैं धरातल पर, तो उसको हम कहीं तालाब में या फिर उसको और भी उपाय लगाकर वर्षा के जल को हम सिंचाई में या और भी अन्य कामों में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पर एक यही गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। यहाँ देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यानी डी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या और भी क्वेश्चन है? नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट भी करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा कि इसमें हमको कंप्लीट नॉलेज मिल गया है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।